अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे अपनी लाइफ में। तो आइए हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है बसात और इसको लिखा है ज़ैनब राजपूत ने, और इस नावल की आज है लास्ट एपिसोड। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग मुझे बताएं मुझे कौन सा नावल स्टार्ट करना चाहिए, या तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी नावल ले आऊँ, या फिर आप लोग बता दें कि कौन सा नावल हमें नेक्स्ट रीड करना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास अंतुल हयात का। मुझे एक सब्सक्राइबर्स है मेरी जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं अंतुल हयात का सीज़न 2 जो है उसको रीड करूं। अब आप लोग आज मुझे मैसेज करके जल्दी से बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि मुझे कौन सा न्यू नावल जो है वो रीड करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर या तो अंतुल हयात आएगा या फिर मेरी अपनी पसंद का कोई सा भी नावल जो है वो मैं रीड कर दूंगी। ठीक है, तो चलें जब आगे हम नावल का आगाज करते हैं। आज है नावल की लास्ट एपिसोड। तो देखें जी क्या बनता है अब यहाँ पे। ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो घुटनों पर सर गिराए निढाल सी कैफियत में बैठा था। मुसलसल 1 घंटे से ऑपरेशन जारी था। जर्क खानजादा खुद दीदम को ऑपरेट कर रहा था, जिसका ब्लेड तेजी से सॉरी जिसका ब्लड तेजी से बहता जा रहा था। ब्लीडिंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा चुकी थी, मगर मुसलसल उसका खून बह रहा था। उस 1 घंटे में दारियान अब्बास खान ने जाने कितनी बार बेबौत मरा था। दीदम की दूरी उसके लिए मौत से कम हरगिज नहीं थी। उसे आज महसूस हुआ था कि किसी के दूर होने पर सांसें कैसे बेतरतीब होती हैं, कैसे दिल जिस्म में बेजान होता है और कैसे रूह अंदर से मर जाती है। रऊफ मलिक शर्मिंदा से बैठे कब से खुद को कोस रहे थे। अगर वो गोली ना चलाते तो इनकी पोती आज अस्पताल में नहीं होती। इन्हें रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। दारियान जरक खानजादा ऑपरेशन थिएटर से उजलत भरे अंदाज में बाहर निकला। दारियान उसकी पुकार पर एकदम से उठते भाग कर उसकी जानिब बढ़ा। दीदम रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो मेरे साथ चलो, शायद वो तुम्हें सुनकर रिस्पॉन्स करे। जरक के कहने पर वो भाग कर अंदर गया था। मशीनों में जकड़ी इस नाजुक सी जान को देखते उसके कदम एकदम से फ्रीज हुए थे। होंठ बेदर्दी से कुचलते वो खुद पर जब्त के पहरे बिठाए आगे बढ़ा। वो उसके हिस्से की गोली खुद खा गई थी, ये एहसास उसे अंदर ही अंदर झंझोड़ रहा था। नर्सें उसे देखकर चंद कदम दूर हुई। शीशे के दरवाजे के करीब खड़े हमायूं मलिक और अब्बास खान ने भीगी आंखों से दीदम को देखा। एक तो इस लड़की में अपने भाई एक को इस लड़की में अपना भाई दिख रहा था, तो एक को अपनी बहन। दारियान अब्बास खान उसके करीब रुका, नरमी से झुककर अपनी शहादत की उंगली उसके माथे पर नाक करने वाले अंदाज में बजाई। यही अमल वो हर रोज करता था। उसे फजर के वक्त उठाते, वैसे ही उसकी पेशानी पर नॉक करते उसे प्यार से जगाता था। मगर आज दारियान के होठों पर मुस्कुराहट नहीं, तकलीफ थी। दर्द कर्ब की गहरी परछाइयां उसके नॉक करते ही दीदम की पलकों में लर्जिश हुई थी। जरा खानजादा समेत ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टर इरम और बाकी की तमाम नर्सों ने हैरत से उस मुआवजे को देखा था। उसके छोटे से अमल पर दीदम अपनी भारी बोझल तले बंद आंखें अब हल्की हल्की खोलते उसे देख रही थी, जिसने मुस्कुराकर झुकते उसकी आंखों पर बारी बारी बोसा दिया। दीदम के होंठ सादगी से मुस्कुराहट में ढले थे। कुर्सी खींचकर दारियान उसका हाथ अपने हाथों पे जकड़े वहीं उसके पास बैठ गया। जिर्क जो बहुत जिर्क जो भी इलाज करना है अब करो, मेरी दीद को कुछ नहीं होगा। दारियान के मजबूत लहजे पर जिरक ने फौरन से सर इस बात में हिलाते डॉक्टर इरम को काम शुरू करने का हुक्म दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े अब्बास खान ने तकलीफ से लब भींच डाले। उनका बेटा उनकी दीदारम की बेटी का मुहाफिज था। जो काम इन्हें करना चाहिए था वो काम उनका बेटा करता आया था। शर्म से वो खुद से नजरें चुरा गए थे। हमायूं मलिक ने गहरी सांस भरते नजरें झुका डाली। इन्हें हरगिज इल्म नहीं था कि ये खूबरू मर्द इनकी भतीजी के लिए इस कदर अहम हो सकता है। अगर वो जान लेते कि दीदम को सहारे की सूरत दारिया नवाज खान मिल चुका है तो वो कभी उसे इस बहादुर मर्द से जुदा करने का ना सोचते। लाला दीजान को होश आ गया। सफदर खान हाँफते हुए आए थे। इनके बताने पर अब्बास खान उजरत में आंखें साफ करते दीजान के कमरे की तरफ बढ़े। मिस्टर खान, हमने पूरी कोशिश की है, मगर शायद वो जीने की उम्मीद खो चुकी हैं। आप इनसे मिल लें। डॉक्टर कमरे से निकलते अब्बास खान का कंधा थपकते हुए वहां से चले गए थे। अब्बास खान अंदर दाखिल हुए तो अपनी दीजान को देख के इनका वजूद निढाल सा हुआ। इनकी भीगी आंखें देखते वो बड़े जब्त से उनके करीब पहुंचे। दीजान, उन्होंने पुकारा तो वो अपनी आंखें खोल गई और फिर बुलंद आवाज में रोने लगी। ये ये रोना किस वजह से थे? अब्बास खान अच्छे से जानते थे वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अपनी दीदम को
اپنے دیدارم کو کھونے پر رو رہی تھی، اپنی بے اعتباری کی سزا وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ داریان نے داریان وہ اٹک کر بولی تو بہرام بھاگا بھاگا باہر نکلا۔ عباس خان نے آکسیجن ماسک دوبارہ سے چڑھایا جس سے وہ جھٹک گئی تھی۔ داریان تھوڑی ہی دیر میں ان کے سامنے تھا، سرد سپاٹ چہرے سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا جو موت کے بے حد نزدیک جا پہنچی تھی۔ داریان کو دیکھتے ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی چمٹی تھی، دونوں ہاتھ بمشکل سے معافی کی صورت جڑے، وہ بھیگی آنکھیں بند کر گئی۔ دیدم سے معافی اکھڑتی سانسوں کے بیچ وہ بمشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائے تھے۔ اگلے ہی لمحے ان کے خشک ہونٹ نیم وا رہ گئے، آنکھیں اد کھلی کیفیت میں تھی جب وہ اپنی آخری سانسیں بھرتی اس دنیا کو الوداع کر گئی۔ داریان عباس خان ساکت بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چیخو پکار کے سبب پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا گیا تھا، مگر داریان عباس خان یوں ہی خاموش انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹی کی بدکرداری کو برداشت کر گئی تھی، مگر بیٹی کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی کے سچ نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہرام خانزادہ اس کے سینے سے لپٹا تھا، داریان کے کئی آنسو بے مول ہوتے اس کی شرٹ میں جذب ہوتے گئے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد حویلی کا ماحول عجیب خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ ناجیہ خانم اپنے کمرے تک میں محدود ہو گئی تھی، جبکہ سفیان خان نے اپنا کمرہ ان سے الگ کر دیا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں کا قاتل سمجھتے تھے، وہ ان کی شکل دیکھنے تک کے روادار نہیں تھے۔ بہت بہت مبارک ہو بہرام لالا، داریان عباس مسکرا کر اس کے گلے ملا تھا۔ بہرام نے جواباً مسکراہٹے سے گلے لگاتے اس کی مبارکباد قبول کی۔ داریان تم رک جاتے، کل صبح داریان اور دیدم ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہونے والے تھے۔ ہر کوئی اسے روکنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ جو نفرت حویلی والے اس کی بیوی سے کرتے تھے، اس کی جڑیں اتنی آسانی سے کھوکھلی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب دیدم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو رہا تھا۔ ایسے میں بہرام خانزادہ کو گاؤں کا اگلا سردار بنایا گیا تھا، جس کی خوشی میں آج ڈیرے پر تقریب رکھی گئی تھی۔ لالا، آپ جانتے ہیں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، ویسے بھی ہم چکر لگاتے رہیں گے، وہ مسکرا کر بولا تو بہرام نے گہری سانس بھری تھی۔ دیر رات 12 بجے تقریب ختم ہوئی تو سب اب واپس حویلی کو لوٹے تھے۔ بہرام خانزادہ سب کو اپنے کمروں میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے قدم بے ساختہ ہی رکے تھے۔ نظریں گل بہار خان کے کمرے کے بند دروازے پر ٹھہری۔ پچھلے سارے عرصے سے وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بہرام چاہ کر بھی اسے واپس آنے کا نہیں کہہ سکا تھا۔ اپنا برتا گیا سلوک اسے چاہ کر بھی گل بہار خان پر حق جتانے نہیں دے پا رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہونٹ کچلتے بے بسی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی نوب گھمائی جو حسب توقع کھلی ہوئی تھی۔ بہرام بنا آہٹ کیے اندر داخل ہوا، مگر قدم کمرے میں رکھتے ہی اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ سامنے ہی گل بہار اوندھے منہ بے ترتیبی سے بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ آدھی ٹانگ بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی، خوبصورت بال بے ترتیبی سے بکھرے اس کے نازک سراپے میں الجھے ہوئے تھے۔ بہرام کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے وجود پر اٹکی تھی۔ دھیمے قدموں سے آگے بڑھتے اس نے آہستگی سے اس کی ٹانگ کو اٹھاتے بیڈ پر رکھا اور اچانک اس کے قریب بیٹھا۔ ایک ہاتھ اس کے بائیں شانے کے قریب ٹکائے وہ جھک کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کتنی ہی راتیں وہ اس خوبصورت چہرے کو سوچتے جاگ کر گزارتا رہا تھا۔ جذبات اچانک سے دہکے تھے۔ سامنے لیٹی معصوم سی لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کی محبت۔ وہ کیوں کر اس سے دور رہتا؟ شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر ٹریس کرتے وہ خود پر سے ضبط کھوتے اچانک اس کے چہرے پر جھکا، دیوانہ وار اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ گل بہار خان اپنے چہرے پر کسی کی دہکتی سانسیں محسوس کرتے قسم کسا کر آنکھیں کھول گئی۔ گرے آنکھیں جو خود پر جھکے بہرام خانزادہ پر پڑی تو پہلے وہ تحیر سے اسے دیکھتی رہی، پھر اسے اپنا وہم سمجھتے وہ سر جھٹک گئی۔ اب تم ہم کو ایسے خواب میں آ کر پریشان کرے گا خان، حقیقت میں آنے کا ہمت نہیں ہے تو اب خوابوں میں آئے گا ہمارا؟ تھوڑی پر اس کے دہکتے پرشدت لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ ناگواری سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ہمت تو بہت ہے اس خان میں گل بہار خان، بس تمہاری ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ اب کی بار اپنی آنکھیں مقابل کی کچی نیند کی ڈوریوں سے لبریز آنکھوں میں گاڑتے وہ شدت خیز لہجے میں بولا تھا۔ اسے خود پر یقین نہیں تھا، وہ اچھا خاصا مضبوط اعصاب کا مالک شخص ایک چھوٹی سی لڑکی سے جنون کی حد تک محبت کر بیٹھا تھا۔
गुलबहार आंखें सिकोड़ कर उसे देखती झटके से उठ बैठी थी। आंखें रगड़ते उसने पास बैठे बहराम खानदादा को देखा था, जो इस कदर नजदीक था कि अगर वो हिलती तो उसके होंठ बहराम खानदादा की थोड़ी को छू जाते। खान वो बेतरतीब सांसों के बीच बमुश्किल से बोली थी। अपने सरापे पर नजरें पड़ी तो जल्दी से दुपट्टे की तलाश में हाथ पांव मारे। बहराम ने झट से उसके हाथ जकड़ते अपने चेहरे पर रखते उसे फ्रीज किया था। बहुत थक गया हूँ मैं गुलबहार खान, जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है मुझसे, मगर कभी किसी चीज के दूर होने से इतना खौफजदा नहीं हुआ मैं, जितना तुम्हारी दूरी मुझे खौफजदा कर रही है। गुलबहार धड़कते दिल से उसे देख रही थी। वो खूबरू शख्स, उसका शोहर, उसके जिस्म और जान का मालिक था। वो उसके सफाक अमल को आज तक भूली नहीं थी, और ना ही अपनी बहन के इसके साथ बरते बुरे सलूक को। हम तुमसे नाराज है खान, तुमने हमको बहुत बुरा सजा दिया। तुम हमको मारता तो हमको दुख ना होता, मगर तुमने हमारा साथ अच्छा नहीं किया। गुलबहार खान हाथ उसके चेहरे से हटाते स्पॉट लबो लहजे में बोली थी। मुकाबिल का बरतता जारहाना रवैया उसे एक पल के लिए भी भूला नहीं था। वो जानती थी वो गुस्से में था, मगर गुस्से के बावजूद भी जो उसके साथ हुआ वो सरासर गलत था। बहराम ने शर्मिंदगी से सर झुका डाला था, इसीलिए तो इतने अरसे से इसके रूबरू नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। मगर आज वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके सामने आया था। उससे एक आखिरी दफा वो माफी मांगकर उसे अपने पास महफूज कर लेना चाहता था। गुलबहार, मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने किया, माफी उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज होगा। गुस्सा अक्ल पर पर्दा डाल देता है, और शायद इस वक्त मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था, जो मैं कुछ भी समझ नहीं सका। यकीन जानो, मेरा खुदा गवाह है, उस रात के बाद मैं कभी भी सुकून से नहीं सो पाया। मैंने जिंदगी भर हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, मगर मैं तुम्हारे हक में कोताही बरत गया। प्लीज बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली चाहे तुम पहली लड़की ना सही, मगर मेरे दिल की सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की होगी। गुलबहार खान, बहराम खान दादा तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, और इसी मोहब्बत की कसम खाकर कहता है ताउम्र तुमसे वफादार रहेगा। जो तुम कहोगी वही होगा। बस मुझे एक बार माफ कर दो। बहराम खान दादा, उसका मासूम चेहरा हाथों के प्यालों में भरते मेहनत भरे लहजे में बोला था। उसकी आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर मौजूदन था, जिसे एक निगाह देखते गुलबहार खान ने तेजी से नजरें चुरा डाली। दिल जोरों से धड़का था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बहराम खानदादा उससे माफ़ी भी मांगे, और ये तो हरगिज़ नहीं सोचा था कि वो उससे मोहब्बत का इज़हार करेगा। क्या वो सच में उससे मोहब्बत करता था? गुलबहार खान का दिल ज़ोरों से धड़का था। वो आंखें ज़ोर से मीचते गहरी सांस भरने लगी, जबकि बहराम खानदादा उसके जवाब को मुंतज़िर बैठा उसे बड़ी आस उम्मीद से देख रहा था। हाँ, अब तुम हमको यूं घूरेगा तो हम कैसे सोचेगा कि आपको माफ करना है या नहीं। ग्रे बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो सारी शर्मो खफत भुलाए बड़ी संजीदगी से बोली थी। मामला संगीन था, इसे माफ करना कोई आसान काम थोड़ी था। जो वो मुंह उठाकर कहती कि लो बहराम खान दादा, तो मैं माफ कर दिया। वो गुलबहार खान थी, माफी भी मुफ्त में नहीं देने वाली थी। बहराम गड़बड़ाया। बड़े अरसे के बाद उसके होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट अमड़ी थी। सर झुकाए वो ज़ेरे लब मुस्कुरा पड़ा। अच्छा, तुम रिलैक्स होकर सोच लो, मुझे वैसे भी कोई जल्दी नहीं। कांधे उचकाकर कहते वो बिस्तर पर गिरा और फैलकर बिस्तर पर लेटते बाजू सर के नीचे रखे। गुलबहार आंखें फैलाए से घूर कर देखते बोली, हाँ तुम यहाँ क्यों लेटा है? खूबसूरत आंखों में हैरानगी ही हैरानगी थी। बहराम ने नासमझी से उसे देखा। तो और कहाँ लेटूं बाहर, इंतहाई मासूमियत से कहते हुए इसका बाजू जकड़ते उसे तेजी से खुद पर गिरा गया। गुलबहार खान धड़कते दिल से उसके सीने पर हाथ जमाए आंखें मूंदे गहरी सांसें भरने लगी। अब भूलो मत, हमने अब तक माफ नहीं तुमको, तुम हमारा साथ ऐसा नहीं कर सकता। आंखें फैलाकर कहती वो तेजी से बोली तो बहराम खान ने अपनी सांसों में उतरती उसकी खुशबू में गहरी सांस भरी। क्या नहीं कर सकता मेरी खूबसूरत बीवी? वो अपने चेहरे पर बिखरती उसकी खूबसूरत जुल्फों को हाथ की मदद से संवारते गंभीर बोझिल लहजे में बोला था। उसके हाथों के साथ साथ उसकी आंखों के लू देते जज्बात गुलबहार खान को अजीब शर्म और खफत में मुब्तला कर रहे थे। आज से पहले कहाँ उसने मुकाबल का ये रूप देखा था, कहाँ उसके मोहब्बत भरे दो बोल सुने थे। ये जो तुम कर रहा है, वो खुद को संभालते से दूर होते सख्ती से बोली थी। बहराम खानदादा माथे पर बल समेटे उसे देखता गहरी सांस भर के रह गया। अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने बीवी, तुम तो अभी से खफा हो रही हो। बहराम खानदादा उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला,
जो कब से उसके लफ्ज़ों और उसकी आंखों से झंझलाहट का शिकार हो रही थी। एक बात कान खोल कर सुन लो खान, हम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो दू बदू बोली। तो कोई बात नहीं, मैं करने पर मजबूर कर दूंगा। बहराम खानजादा सर के नीचे हाथ जमाए कोहनी के बल होते उसे देखते सुकून से बोला, हम तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तड़क कर बोली, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा होऊंगा ही नहीं। दूसरी जानब से कमाल इत्मीनान से जवाब दिया गया। हम गुलबहार सोच रही थी डूबी सोच में ही डूबी, हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। उसे यकीन था कि अब की बार बहराम खानजादा इनकार करेगा। तो कोई बात नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे सारे काम भी कर दिया करूंगा। मुकाबिल से चारों शाने चित कर चुका था। गुलबहार खान मुंह फाड़े से बेयकीनी से देखे गई। ऐसे मत देखो मेरी मासूम बीवी, ये ना हो तुम्हें मोहब्बत हो जाए मुझसे। बहराम खानदादा उसके दहकते गाल को छूते वालहाना निगाहों से उसे देखते दिलकशी से मुस्कुराया था। गुलबहार खान खफत ज़दा थी, उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, जिस पर बहराम खानदादा ने मुस्कुराते हुए उसे नरमी से अपनी बाहों में भरते उसके बालों पर लब रखे थे। खान, हमने तुमको माफ नहीं किया। अपने चेहरे पर उसका पुरहिद्दत लम्स महसूस करते वो फौरन से उसे याद दिलाने लगी, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं दोबारा माफी मांग लूंगा। लब दबाए शरीर लहजे में कहते उसे गुलबहार खान को देखा, जो उसकी जरा सी नजदीकी पर हल्का हल्का सा लरज रही थी। उसकी आंखें हनूज बंद थीं। बहराम खानजादा की कोई पेशरफ्त महसूस न करते उसने पट से आंखें खोली, जिस पर खामोशी से उसके करीब लेटे बहराम ने आईब्रोज झुकाते उसे मायनी खेज निगाहों से देखा। गुलबहार खान एकदम से सुर्ख पड़ती अपने होंठ बुरी तरह से कुचल गई। तुम बहुत बुरा है खान, गुलबहार ने खफगी से कहा तो बहराम खानजादा का पुरजोश सा कहका कमरे की दरो दीवार में गूंजा था। अभी तो मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं मेरी जान। वो इसे बाहों में भरते बिस्तर से उठा तो गुलबहार ने हड़बड़ा कर उसकी गर्दन के गिर्द हिसार बांधते उसे हैरानगी से सवालिया नजरों से देखा। बहुत हो गया है ये आंख मचोली का खेल गुलबहार खान, अब तुम इस खान से एक सेकंड भी दूर गई तो अच्छा नहीं होगा। बताओ क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपनी बीवी को अपनी जिंदगी में दोबारा से पूरी इज्जत और मोहब्बत से शामिल कर सकूं? बहराम खानजादा शिद्दत भरे अंदाज में कहते उसके चेहरे को बगौर देख रहा था, जिसकी पलकें झुकी हुई थी। गुलबहार खान ने एकदम से शर्माते अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया। उसकी मासूम सी हरकत पर बहराम खानजादा जी जान से मुस्कुराते उसके कंधे पर लब रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां ढेरों खुशियां इन दोनों की मुंतजिर थीं। दारियान बेटा तुम क्यों जा रहा है? हम वादा करता है हम सब दीदम को कुछ नहीं कहेगा, इसको बहुत इज्जत और प्यार देगा। हमको छोड़कर मत जाओ तुम मेरा बच्चा। रुशाबा खानम उसके सीने से लगी आंसू बहाते बोल रही थी। जाना तो दीदम भी नहीं चाहती थी। अब जब सारे घर वाले उसे इज्जत मोहब्बत सब कुछ दे रहे थे तो उसका भी दिल नहीं चाह रहा था अपनों को छोड़कर दूर परदेश में जाने का। कल रात भी उसने दारियान को बहुत समझाया था, उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो अपनी जिद पर डटा था। अब्बास खान तो एक कोने में खामोश लब लिए खड़े थे। दारियान के फैसले पर उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। हाँ दारियान बेटा, हम सब तुमसे वादा करता है, हम सब मिल जुल कर रहेगा। अब कोई भी दीदम को तंग नहीं करेगा। तुम चाहे तो हम सब पे कसम ले लो। बारीना खानम ने भी रोशाबा खानम की हमायत की। दर हकीकत दीदारम की हकीकत खुलने और दीजान की वफात के बाद इन सभी के शोहर अंदर से टूट चुके थे। अपनी बहन पर एतबार ना करने का गम हर किसी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिस वजह से अब के सब खवातीन ने ही दीदम से अपना रवैया बदल दिया था। हर कोई अपनी जगह शर्मिंदगी का शिकार था। दारियान ने गहरी सांस भरते इन सभी को देखा। आप सब लोग बेफिक्र रहें, मैं और दीदम चक्कर लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो मुस्कुराकर कहते, दीदम का हाथ पकड़ते, सबको खुदा हाफिज कहते गाड़ी की सिमत बढ़ गया। बहराम खानजादा ने आगे बढ़ते रोशाबा खानम को गले से लगाते इन्हें चुप करवाया था, जबकि जरक और दरहानी इन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने उनके साथ जा रहे थे। तवील मुसाफत के बाद गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। दीदम ने आंखें रगड़ कर बाहर देखा। वो हैरानगी से साथ बैठी दरखानी को देखे गई, जिसने कंधे उचका दिए थे। दरक और दरखानी गाड़ी में ही बैठे रहे थे, जबकि दारियान उसका हाथ पकड़ते होटल में दाखिल हुआ। दूर एक मेज पर बैठे हमायूं मलिक और रऊफ मलिक को देखते हुए इनकी जाने बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों को सलाम करते वो दीदम का हाथ पकड़ते इसे इनके सामने ले गया।
दीदम हैरत से इनको देख रही थी। वो दोनों इसे देखते ही उठ खड़े हुए, आंखों में बेबसी शर्मिंदगी समेटे वो दीदम को देखते गहरी सांस भर कर रह गए। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, सोचा आपसे आखिरी बार दीदम को मिलवा दूं। दीद, ये तुम्हारे दादा और ताया हैं, डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दारियान ने उसे नरमी से समझाया, जिसकी नीली आंखों में घबराहट सी थी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, तुम इतने सालों तक हमारे होते हुए भी यतीमी की जिंदगी जीती रही। यकीन मानो, खुदा गवाह है कि हम तुम्हारी पैदाइश से कतई ना वाकिफ थे, वगरना अपने शाहजैन की बेटी को हम अपने सीने से लगा कर पालते। रऊफ मलिक भीगे लहजे में झुकी नजरों से बोले थे। इनका कर्ब से भरा चेहरा देखते दीदम आगे तड़प कर आगे बढ़ी। उनका हाथ अपने हाथ में थामे हुए इन्हें देखे गई। आप रोए नहीं, मैं ठीक हूँ, वो मासूमियत से बोली तो हुमायूं मलिक और रऊफ मलिक दोनों ही मुस्कुराए थे। खुदा मेरी बच्ची को जिंदगी की सारी खुशियां दे, आमीन। उसकी पेशानी चूमते इन दोनों ने उसे ढेरों दुआएं दे डाली थी। थोड़ी देर इनके पास बैठने के बाद आर्यन फ्लाइट का टाइम करीब आता देख इनसे इजाजत लेते उठा था। दीदम का हाथ मजबूती से थामे वो फिर से बाहर की तरफ बढ़ा, जब अचानक दीदम का सर चकराया था। आंखों के सामने धुंध सी छाई। दीद, क्या हुआ? दारियान उसके रुकने पर मुतफक्कर होकर रुका था। उसकी रंगत में घुलती जर्दियां देख वो खासा परेशान हुआ था। पता नहीं, वो मुश्किल से बोली थी, जब अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा छाया। इससे पहले कि वो लहरा कर नीचे गिरती, दारियान ने उसे जल्दी से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ा। दीद, वो पागलों की तरह उसकी बंद आंखों को देखते उसे बाहों में भरते गाड़ी की तरफ भागा। दारियान, क्या हुआ भाभी को? जरा खानदादा गाड़ी से निकलता मुतफक्कराना अंदाज में उससे पूछने लगा। पता नहीं जरक, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। दीदम को पिछली सीट पर लेटाते वो ड्राइविंग सीट संभालते घबराहट से बोला। जरा खानदादा ने लब भींच कर एक नजर उसे देखा और फिर नजरें सामने की तरफ मरकूज की। क्या हुआ है हमारी बच्ची को? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर ज़रक, दारियान, अब्बास खान, सफियान खान, सफदर खान, हारून खान और बज़ात खान, जो आज ही शहर से लौटे थे। वो पांचों भाई ज़रक की फ़ोन कॉल पर भागे भागे हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल में मौजूद लोगों ने हैरत से अन पठानी मर्दों को देखा था, जो न जाने चीख चीख कर किसे बुला रहे थे। ज़रा खानदादा बेंच पर बैठा इनकी पुकार सुनते संजीदगी से गर्दन सहलाने लगा। वही दरवाजे के करीब खड़े दारियान अब्बास खान के माथे पर इनकी आवाजों पर ढेरों बल सिमटे थे। उसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि वो सब लोग यहाँ तक पहुंच आएंगे। दारियान, जरा कहाँ है हमारा बेटी? ये अब्बास खान थे, जो आते ही इस पर बरस पड़े थे। दारियान ने हड़बड़ा कर इन्हें देखा। वो पहले से दीदम के लिए मुतफक्कर था, अब ऊपर से उनका यूं आग बगोला उन्हें उसे खासी झुंझलाहट में डाल गया था। वो अंदर है तायाजान, ज़रक ने मुस्कुरा कर इन्हें आगाह किया तो दारियान ने से खून आशाम नजरों से घूरा था। मतलब इन सबको यहाँ बुलाने के पीछे ज़रक खानदादा का हाथ था। वो मुठियां भींच कर इसे कहर बार नजरों से घूरने लगा, जिसने उसे फुल इग्नोर किया था। तुमने हमको क्यों नहीं बताया हमारा बच्ची इतना बीमार है? बजात खान अब्बास खान से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बरसे थे। दारियान पहलू बदलते इन्हें देख कर रह गया। दरवाजा खुला था। डॉक्टर को आता देख सबके सब डॉक्टर की जानिब भागे थे। दारियान पागलों की तरह इन सबको देख रहा था, जिन्होंने आगे पीछे से डॉक्टर को घेर लिया था और अब इससे पूरी तफ्तीश कर रहे थे। मिस्टर खान, फॉर गॉड सेक इन लोगों को खामोश करवाएं। कुछ नहीं हुआ आपकी पेशेंट को, वो माँ बनने वाली हैं, बस इसीलिए इनको चक्कर आए थे, बाकी सब कुछ ठीक है। डॉक्टर सुर्ख चेहरे समेत चीखी थी। वही ज़रक अपने तहमीने के दुरुस्त होने पर तखमीने के दुरुस्त होने पर दिल ही दिल में मुस्कुराता बेंच पर बैठी दरखानी को देखते आंख दबा गया, जिसने लब दबाए दारियान और बाकी सबको देखा था, जो दादा बनने से ज्यादा नाना बनने की खुशी मना रहे थे। सफदर खान ने फायर करने के लिए गन निकाली तो दारिया ने हड़बड़ाकर इनका हाथ पकड़ा। चाचू, ये क्या कर रहे हैं आप? इसका चेहरा घबराहट से सुर्ख पड़ गया था। वो आगे पीछे देख रहा था, कहीं कोई इनके हाथों में गन न देख ले। बाप बनने की खुशी तो कोई इसे मनाने दे ही नहीं रहा था। अरे दारियान, पीछे हटो, हम फायर करेगा, अपना खुशी मनाएगा, हम सब भाई नाना बनने जा रहा है, वो भी एक साथ। इनकी पुरजोश सी आवाज सुनते बाकी के चारों ने भी बंदूकें निकाली थी। दारियान सर पकड़ते नीचे बैठता चला गया। ज़रा खानदादा हड़बड़ाकर आगे बढ़ा। बाबा, चाचू, ताया, डॉक्टर कह रही है कि दीदम से मिल लें। उसने डॉक्टर की बात उल्टी।
البتہ ڈاکٹر نے شوہر کو اجازت دی تھی۔ داریان لب بھینجے اسے قہر بار نظروں سے گھورتے رہ گیا، جبکہ زرق خاندادہ نے سکون کا سانس بھرا تھا کہ وہ پانچوں بھائی فائر کو بھولے اب بندوقیں واپس جیبوں میں رکھتے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ چل اٹھ یار، نیچے بیٹھا بھیک مانگنے والا لگ رہا ہے قسم سے، زرق نے لب دبائے اسے بازو سے جکڑتے کہا، جس پر اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ خود سے اٹھ کر ایک بینچ پر بیٹھا منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ فلائٹ کا ٹائم جا چکا تھا اور پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے گھر کے مرد اس کی بیوی کے پاس موجود تھے اور وہ باہر بیٹھا خالی دیواروں کو گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہارون خان ڈاکٹر کے کیبن کی طرف جاتے دکھائی دیے تھے۔ داریان نے سرد سانس بھرتے سر دیوار سے ٹکا دیا جب اچانک دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ ویل چیئر پر دیدم بیٹھی تھی جبکہ اس کا باپ باقی سب کرسی کو مضبوطی سے پکڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بابا مجھے دیدم سے بات کرنی ہے، داریان نے باپ کو ملتجئی نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ ہم اپنا بیٹی کو اپنے حویلی لے جا رہا ہے، وہ اب ہمارا پاس رہے گا۔ اگر تم نے جانا ہے تو تم جا سکتا ہے، اور اگر ہمارا بیٹی سے بات کرنا ہے تو حویلی آ جانا، عباس خان نے اسپاٹ لہجے میں کہتے چیئر آگے بڑھائی۔ دیدم اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے بائے بائے کرتی آگے بڑھ گئی۔ چلو مائی لارڈ، ہمارا کام ہو گیا، اب ہمیں بھی واپس چلنا چاہیے۔ زرق خاندادہ نے اپنی چوڑی ہتھیلی درخانی کی طرف بڑھائی تھی جس نے کھلکھلا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہو۔ وہ دونوں اسی لیے ان کے ساتھ زبردستی آئے تھے کہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں جانے سے روک سکے۔ اب تو قسمت نے خود ہی انہیں جانے سے روک دیا تھا، بھلا وہ اب کیا کرتے۔ داریان لب بھینجے سب کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بخت چپ چاپ منہ کھولو ورنہ مار کھاؤ گی مجھ سے۔ بخت خان کو قہر بار نظروں سے گھورتے وہ سنجیدگی سے بولا تو بخت نے ہونٹ پھیلائے اسے غصے سے گھورا۔ اب تم مجھے مارو گے؟ آنکھیں پٹ پٹا کر وہ معصومیت سے بولی تو درخت خاندادہ نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں مار کر مجھے مرنا ہے کیا میری جان؟ وہ لاڈ سے بولتے چمچ اس کے منہ میں ڈال گیا تھا جسے وہ برے برے منہ بناتے چبانے لگی۔ میں دیکھ رہی ہوں درخت، تم بدل رہے ہو، ابھی تو تمہارا بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا تو تم مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ بخت چہرے پر ڈھیروں معصومیت سمیٹے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ درخت نے سرد سانس بھرتے اسے نرمی سے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ میری اتنی مجال نہیں میری جان کہ میں تم سے زیادہ کسی دوسرے سے پیار کروں، میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو، مگر اب تم مجھے تنگ کرنے لگی ہو۔ درخت نے منہ پھلائے کہا، میں نے کب تنگ کیا آپ کو؟ بخت نے آنکھیں مٹکا کر معصومیت سے پوچھا تھا۔ تم اپنے کھانے پینے کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی اور اسی لیے مجھے ہر وقت تمہاری پریشانی لگی رہتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے متفکرانہ انداز میں بولا۔ بخت نے اسے دیکھتے گہری سانس بھری۔ میرا سچ میں کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہتا ان دنوں، جو کچھ بھی کھاتی ہوں ایسا لگتا ہے الٹی ہو جائے گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ خانی کرتے بولی تھی۔ مگر پھر بھی اگر تم کھانا چھوڑ دو گی تو اس سے حالت مزید بگڑے گی میری جان، درخت سے نرمی سے سمجھانے لگا، جو کہ وہ ہر روز کرتا تھا۔ بخت روز ہی اپنی عجیب ہو رہی حالت سے پریشان ہوتی تھی اور درخت ایسے ہی اسے لاڈ سے سمجھاتے پرسکون کرتا تھا۔ مورے کہہ رہی تھی کہ کل سے وہ خود تمہیں کھانا کھلائیں گی۔ درخت نے لب دبائے اسے بارینہ خانم کے حکم سے آگاہ کیا، جس پر بخت کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات امڈے۔ نہیں درخت، مجھے ان کے ہاتھوں سے نہیں کھانا، مجھے آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے کھانا، وہ مجھے زبردستی کھلاتی ہیں، مجھے آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے، وہ روحانسی ہوتے بولی تو درخت نے بمشکل سے مسکراہٹ کنٹرول کی۔ چلو ابھی تو کھانا ڈھنگ سے کھاؤ تاکہ میں مورے سے کہہ سکوں کہ تم اچھے سے کھانا کھانے لگی ہو۔ درخت نے اسے دیکھ کر کہا تو سبز رنگ کی پوشاک میں کافی حسین لگ رہی تھی۔ تو کھلائیں نا، میں نے کب منع کیا؟ بخت آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو درخت نے آئی برو اچکا کر اسے گھور کر دیکھا تھا جو اس سے ہوشیاری کر رہی تھی۔ درخت خاندادہ اسے سنجیدگی سے کھانا کھلانے لگا جو چپ چاپ بیٹھی شرافت سے اس کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی۔ کہاں جا رہا ہے تم؟ نیلوفر خانم کی آواز پر کچن کی جانب جاتی درخانی ایک دم سے رکی۔ چہرے پر خوف و گھبراہٹ کے تاثرات چھائے تھے۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی تو انگلیاں چٹکھاتے وہ گھبراہٹ سے رخ پھیر گئی۔
तुम जाओ तो और कमरा में बैठो, हम खाना वहीं पर भेज देता है। इस हवेली का बहू है तुम भी। जैसा बाकी सब अपना अपना शौहरों के साथ खाना खाता है, वैसा तुमको ज़रक का साथ खाना खाना चाहिए। नीलोफर खानम के नरम लहजे पर दरखानी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्यों देख रहा है तुम? हम जानता है हमने किसी का साथ अच्छा सलूक नहीं रखा, मगर हम इतना बुरा भी नहीं है। इनके बात पर दरखानी बेसाख्ता ही मुस्कुराई थी। मुस्कुराता रहा करो, अच्छा लगती हो। वो मुस्कुराकर उसका गाल थपकते बावर्ची खाने में चली गई, जबकि दरखानी वहीं से वापस अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ माय लव, क्या सोच रही हो? जरा खानदादा शावर लेकर निकला, अपने बालों को आईने के आगे खड़ा कंघी कर रहा था जब दरखानी खाली हाथ वापस लौटी। वो उसे बता कर गई थी कि वो खाना लेने जा रही है और अब खाली हाथ लौटी थी। खान, वो नीलोफर चच्ची, क्या नीलोफर चच्ची, क्या उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? दरक ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए जिलत में उसके करीब उसकी जानिब मुड़ते संजीदगी से इस्तफसार करने लगा। अरे नहीं, पूरी बात तो सुन लें। वो उसका बाजू जल्दी से जकड़ते बोली थी। मुबादा वो कहीं बाहर से ही ना चला जाए। उन्होंने कहा कि अब से मेरा खाना कमरे में ही आएगा और मैं और आप एक साथ खाना खाएंगे। वो कहती शर्माकर नजरें झुका गई थी। दरक ने हैरत से पहले उसे देखा और फिर लब दबाए। अगर नीलोफर चच्ची बदल गई हैं तो मतलब सारी हवेली का रुख बदल गया। वो शरीर लहजे में कहते उसे अपने हिसार में जकड़ गया था। क्या कर रहे हैं आप खान? दरक ने तंग पड़ते हिसार पर दरखानी घबराहट भरे अंदाज में बोली थी। सबकी तरफ से गुड न्यूज आ गई है खानी। दारियान और दरक बाजी मार गए। मेरे ख्याल से अब हमें भी संजीदगी से इस बाबत सोचना चाहिए। वो मखमूर निगाहों से उसके चेहरे को देखते मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो दरखानी का चेहरा सुर्ख गुलाब हुआ था। खान, वो शर्म से सुर्ख चेहरे समेत मिनमिनाई। जी खानी, जरक से लाड भरे अंदाज में कहते उसे सीने में भींजा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो खानी ने उसे झटके से खुद से दूर किया। माथे पर चमकते पसीने की बूंदों को साफ करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। जरक ने बगौर उसकी टांग को देखा था जिसमें मामूली सी लड़खड़ाहट बाकी थी। जरा खानदादा की रोजमर्रा की एक्सरसाइज और इसकी अनथक मेहनत का ही नतीजा था कि दरखाने की टांग अब ठीक होने लगी थी। वो खाने की ट्रे मुलाजमा से पकड़ते दरवाजा बंद करते अंदर दाखिल हुई। इस खादम के होते हुए आपको मशक्कत उठाने की कोई जरूरत नहीं मेरी जान। ट्रे उसके हाथ से लेते वो मेज पर रखते दरखानी तक आया था। उसे नरमी से बाहों में भरते वो सोफे पर बैठा और सोफे पर बैठा। उसको बैठी रहो। वो जैसे ही इसकी गोद से उठने लगी जरक ने उसे टोका था। मुझे खाना खाना है खान, वो बदक कर बोली, जिस पर जरक खानदादा मुस्कुराया। तो मैं खिलाऊंगा ना मेरी जान, वो मुस्कुराकर बोलता होंठ उसके गाल पर रख गया था। दरखानी नजरें झुकाए बेबसी से उसकी बाहों के हिसार में कैद बैठी रही। ये हिसार उसे जान से बढ़कर अजीज था। वो तो ताउम्र जरक खानदादा के हिसार में कैद रहने को तैयार थी। ये तो फिर चंद लम्हात थे। खान, हमको दर्द हो रहा है। वो सॉरी सॉरी मेरी जान, अब नहीं होगा। बहराम खानजादा हड़बड़ाकर कहते अब की बार बड़ी नरमी से उसके भीगे बालों में कंघी करने लगा था। गुलबहार खान ने आईने में अपने पीछे उभरते इस खूबरू मर्द के अक्स को देखा जो बड़ी तवज्जो से उसके बाल सुलझा रहा था। खान, बहराम ने मसरूफियत भरे अंदाज में पूछा, हम ज्यादा खूबसूरत है या हमारा बाल? गुलबहार के अजीब से सवाल पर बहराम के माथे पर बल सिमटे थे। उसने आईने में उभरते खूबसूरत लड़की के अक्स को वालहाना निगाहों से देखा था जो सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। तुम तो सरता पैर हुस्न की मूरत हो मेरी जान। तुम्हारे बालों से लेकर पांव तक के नाखूनों तक तुम दिलकश दिलरुबा हो। उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए वो गंभीर आंच देते लहजे में बोला था। गुलबहार खान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। बहराम खानदादा की मोहब्बत में वो फिर से पहले जैसी चहचहाती गुलबहार खान बन गई थी। अब भी उसके दो मीठे बोलों पर वो शर्माकर नजरें झुका गई। अब बस कर दो खान, हमको शर्म आ रहा है। उसकी बात पर बहराम खान दादा का जानदार कहका गूंजा। तुम्हारी इस शर्म का क्या करूं मैं गुलबहार खान? उसका रुख अपनी समझ मोड़ते उसके घुटनों में झुक कर बैठते नरम आंच देते लहजे में बोला, तुमको कुछ नहीं कर सकता, हम ही कुछ करेगा। अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाकर वो शरीर लहजे में कहती खिलखिलाई थी। बहराम खानजादा लब दबाए उसे हंसता देखते झटके से बाहों में भर गया था। नहीं मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी शर्म का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। उसकी आंखों में देखते हुए गहरे आंच देते लहजे में बोला तो गुलबहार खान ने शर्मा कर उसके सीने में चेहरा छुपाया था जो मुस्कुराता हुआ से खुद में समेटे बेड की जाने बढ़ा।
दारियान मेरी बात तो सुने। नीली आंखों में इल्तिजा समेटे वो मुंह फुलाए उसे देखते बोली, जो गुस्से से उसकी बिना सुने उसके हाथ बैकग्राउंड से बांध रहा था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी दीद। तुमने सबके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। हॉस्पिटल से वापस भी लौट आई तुम, और आकर सारा दिन अपने मामूर ममानियों के पास बैठी रही। एक बार भी मेरा नहीं सोचा, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की तुमने। बुरी आंखों में अजब सी जलन थी। वो पहले इस वजह से गमगीन था कि हवेली वाले उसकी दीदम से मोहब्बत नहीं करते, और अब वो जलन का शिकार हो रहा था क्योंकि सब मिलकर उसकी दीदम को उससे दूर कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत याद किया। आप मेरे हाथ तो खोले ही मैं बताती हूँ। वो ऐसे खूबरू मर्द के चेहरे को देखते मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। नो, बिल्कुल भी नहीं। दारियान ने सर नफी में झटका था। अब तुम सारी जिंदगी ऐसे ही बेड पर मेरे पास रहोगी। मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे रूम में आकर मेरी बीवी को मुझसे दूर करेगा। बालों में उंगलियां चलाते वो बड़े गुस्से से बोला, तो दीदम ने बमुश्किल से मुस्कुराहट दबाई। वो इस वक्त गहरे नीले रंग की खूबसूरत पोशाक में मलबूस थी। आप तो बाहर जा रहे हैं, फिर मुझे यहाँ बांध कर क्या करेंगे? आंखें पटपटाकर बड़ी मासूमियत से कहा। अरे भाड़ में गया लंदन, मैं आग न लगा दूं सबको जो मुझे बाहर भेजने का सोचेगा भी। वो बदक कर गुस्से से ऊंची आवाज में बोला था, जिस पर दीदम की खिलखिलाहट कमरे के दरो दीवार में गूंजी। दारियान मबहूत निगाहों से उसे देख रहा था, जो जिंदगी में पहली मर्तबा इस कदर खुलकर हंसी थी। उसके हाथ नरमी से खोलते दारियान ने अपने गले का हार बनाते उसके चेहरे के नक्श पर नक्श पर अपने दहकते लब रखे थे। दीदम ने साख्ता ही इसके बोझ तले तकिए पर जा गिरी थी। दीद, दारियान की जानलेवा सरगोशी पर उसने अपनी ललकती पलकें उठाए उसे देखा था। मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हर खुशी तुमसे वाबस्ता है मेरी ज़िंदगी। बेहद शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाज़ने के लिए। दारियान अब्बास खान की भारी सरगोशियाँ उसके वजूद में सुकून बनकर उतर रही थी। दीदम दारियान अब्बास खान की खुशबू को अपनी सांसों के रास्ते खुद में समेटते अपनी बाहों का हार उसकी गर्दन के गिर्द बांध देते आंखें सुकून से मौंध गई थी। गम के बादल छट गए थे। आजमाइशों तकलीफों के बाद अब खुदा ने ढेरों खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी थी, जिन्हें समेटते समेटते शायद उसका दामन कभी खाली नहीं होता। दूर आसमान पर चमकता चांद भी मुस्कुराकर बादलों की ओट में जा छुपा था। लें जी, नॉवल हो गया ख़त्म, और अब कल लेकर आऊँगी मैं दूसरा नॉवल। देखते हैं अंतुल हयात रीड करते हैं या फिर आप लोग कोई और नॉवल की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रीड करेंगे। तो फिर देखते हैं क्या करते हैं, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। बहरहाल कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।